चलिए ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश जी के स्पेशल। जो कि आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट जलवायु के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? ये वीडियो जेल पुलिस हुआ जिसकी वैकेंसी आ चुकी है, एमपी पुलिस और एमपीएसआई की वैकेंसी बहुत ही जल्द गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। इसके अलावा एमपी के जो भी एग्जाम जहाँ पर एमपी पूछा जाता है उनमें के लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। आप सब लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी एमसीक्यूज जो कि जलवायु से रिलेटेड पूछे जाते हैं, एमपी का जो क्लाइमेट है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर कहीं ना कहीं किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के आज का मध्य प्रदेश की जलवायु स्पेशल एमसीक्यूज़। तो ये होगा सेट 3, सेट 1 और 2 पहले ही अपलोड किया चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को बहुत अच्छे से दबा लें, साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जो ऋतु वेधशाला है, जहाँ से कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट के बारे में जानकारी दी जाती है, ऋतु वेधशाला उसको बोला जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है? खंडवा में है, अमरकंटक में है, इंदौर में है, होशंगाबाद में है। तो किस जिले में स्थित है ऋतु वेधशाला? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, ये कहीं ना कहीं स्थित हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ रिकॉर्ड की गई है? तो अमरकंटक में, इंदौर में, पचमढ़ी में या ग्वालियर में। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है? तो ये वर्षा रिकॉर्ड की गई है सबसे ज़्यादा पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा कहीं होती है तो पचमढ़ी में ही होती है। इसके अलावा भारत की जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कहीं ना कहीं माशिंग नाम में देखने को हमें मिलती है, जो कि मेघालय में स्थित है। यहाँ पर जो इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं गारो खासी जयंतियाँ, और ये वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं जिनके नाम पर यहाँ की जो चोटियों के नाम रखे गए हैं। इसके अलावा सबसे कम वर्षा कहीं ना कहीं चंबल संभाग में देखने को मिलती है, जो कि आगे क्वेश्चन भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रदेश में जो शीतकाल में होती है वर्षा उसको क्या कहा जाता है? तो चौमासा कहा जाता है, सिठाला कहा जाता है, यूनाला कहा जाता है, मावट कहा जाता है। तो इस वर्षा को कहा जाता है सिठाला। तो जो प्रदेश में जो शीतकाल में वर्षा होती है उसको कहीं ना कहीं सिठाला कहा, जबकि यूनाला कहीं ना कहीं गर्मियों को कहा जाता है, जबकि बरसात को चौमासा कहा जाता है और सर्दियों को कहीं ना कहीं मावट कहा जाता है। तो जो शीतकाल में वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको सिठाला कहा जाता है। मालवा का जो पठार है उसमें सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो मार्च का होता है, अप्रैल का, मई का है, जून का। तो कौन सा सबसे ज़्यादा गर्म का महीना देखने को मिलता है? तो ये हमें महीना देखने को मिलता है मई का। मालवा के पठार पर सबसे जो गर्म महीना होता है वो मई का होता है, जबकि मध्य भारत में सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है जून का। आपने देखा होगा जून के कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक के आसपास 9 दफ़ा पड़ने लगते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म कहीं ना कहीं देखने। तो जून का जो फर्स्ट वीक होता है वहाँ से कहीं ना कहीं मानसून केरल में टच करता है, और इसी के साथ जो मध्य भारत का पठार है वो तपने लगता है बुरी तरीके से। यहाँ पे गर्मी लगभग 47 से 50 डिग्री के बीच के आसपास की गर्मी यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो पचमढ़ी में, इंदौर में, भिंड में या भोपाल में। तो जो प्रदेश सबसे कम वर्षा होगी वो भी मध्य भारत के पठार के एक विशेष इंपॉर्टेंट जिला भिंड में सबसे कम वर्षा हमें देखने को मिलती है, जो कि प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पे लगभग 55 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा हमें देखने को मिलती है। यहाँ की औसत वर्षा 55 सेंटीमीटर ही है। चलिए, जबकि पचमढ़ी की औसत वर्षा कितनी है? ये लगभग 212 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ की औसत वर्षा देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भिंड। प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो वो भिंड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की जो जलवायु है वो सामान्यतः कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है, या इनमें से कोई नहीं। उष्णकटिबंधीय जलवायु और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या होता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु ऐसी होती है जहाँ पर कहीं ना कहीं मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा नहीं होती है। यहाँ पर अलग अलग कारणों से वर्षा होती है, लेकिन मानसून के द्वारा नहीं होती है। जैसे कि अफ्रीका के कहीं ना कहीं पश्चिम के पूरब और पश्चिम के दोनों के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु। जो रॉन्ग आंसर है इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये जलवायु मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जलवायु जो समानता है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये गलत लग गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप देने के लिए कौन सा कारक प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, सभी है। तो कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो जलवायु उसको उष्णकटिबंधीय स्वरूप देने के लिए जिम्मेदार है, और ये केवल जिम्मेदार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की नहीं, ये पूरे भारत की कहीं ना कहीं जो उष्णकटिबंधीय जलवायु जो ज़्यादातर क्षेत्रों में पाई जाती है उसका स्वरूप देने के लिए भी कहीं ना कहीं
कर्क रेखा ही जिम्मेदार है, जो कि भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। इसके साथ मध्य प्रदेश के भी लगभग मध्य से गुजरती है और 14 जिलों को टच करते हुए आगे बढ़ जाती है। तो प्रदेश की जलवायु किसके कारण प्रभावित होती है, तो कर्क रेखा के कारण प्रभावित होती है। इसके अलावा मकर रेखा कहीं ना कहीं दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है और दक्षिण पश्चिम मानसून कहीं ना कहीं भारत में केरल से टच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राज्य में जो न्यूनतम तापमान है वो किस माह में दर्ज किया जाता है, तो दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो किस माह में दर्ज किया जाता है। तो राज्य में सबसे, अब आपको पता होगा कि 22 दिसंबर को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रात होती है 22 दिसंबर की। तो कहीं ना कहीं दिसंबर को सबसे ज़्यादा सर्दी पड़नी चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में गर्मी सर्दी देखने को मिलती है जनवरी को, कि यहाँ पर इस टाइम पे कहीं ना कहीं सिताला काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और कहीं ना कहीं जिससे तापमान लगातार गिरता रहता है। प्रदेश की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, तो 112 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो प्रदेश की जो औसत वर्षा देखने को मिलती है वो हमें 112 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। निम्न में से किस तारीख को सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तो 21 मार्च को, 21 जून को, 21 सितंबर को, 21 दिसंबर को। तो कब होने लगता है सूर्य उत्तरायण, तो ये होने लगता है 21 मार्च को। और जैसे ही सूर्य का उत्तरायण शुरू हो जाता है वैसे ही कहीं ना कहीं पूरा का पूरा उत्तर भारत में गर्मियाँ पकड़ने लगती हैं और कहीं ना कहीं पूरे उत्तर भारत में टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगता है। और 21 सितंबर को कहीं ना कहीं दक्षिणायन होता है और इसके दक्षिणायन होने के साथ ही कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी धीरे धीरे डाउनवर्ड होने लगता है। 21 दिसंबर को कहीं ना कहीं उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होती है और कहीं ना कहीं 21 जून को उत्तर गोलार्ध की सबसे बड़ी रात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सबसे क्या होती है, बड़ा दिन होता है और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी रात होती है। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। 21 दिसंबर को क्या होता है, कहीं ना कहीं सबसे छोटा दिन होता है और 21 और रातें क्या हो जाती है, रातें बहुत बड़ी होती है। जबकि 21 जून को क्या होता है, दिन बहुत बड़ा होता है और रातें बहुत छोटी होती हैं। और 21 मार्च और 21 सितंबर को कहीं ना कहीं 12-12 घंटे के दिन और रात दोनों दिन देखने को मिलते हैं। 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होता है जबकि 21 सितंबर से सूर्य दक्षिणायन होना शुरू कर देता है। प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है, तो नर्मदा घाटी है, चंबल घाटी है, उत्तरी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है ये, तो ये क्षेत्र हमें देखने को मिलता है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जो कि कहीं ना कहीं जबलपुर और मंडला और बालाघाट वगैरह का जो क्षेत्र पड़ता है वो कहीं ना कहीं गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना लैंड के नाम से विख्यात है। और ये कहीं ना कहीं आद्य क्षेत्र है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना क्षेत्र देखने को हमें मध्य प्रदेश में मिलता है। और इस जो क्षेत्र है इसमें कहीं ना कहीं कोयले के भंडार हमें भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं मिनरल से भरपूर कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली और बिंद श्रृंखलाएं होती हैं, तो उनके मध्य में कौन सा पठार स्थित है, तो कौन सा पठार है, मध्य भारत का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार या दक्कन का पठार। तो कौन सा पठार हमें देखने को मिलता है अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में, तो ये पठार हमें देखने को मिलता है मालवा का पठार देखने को हमें मिलता है अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के बिल्कुल मध्य में। प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, भोपाल है, दतिया है, निवाड़ी है, हरदा है। तो कब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये देखने को हमें मिलता है निवाड़ी। निवाड़ी जिला बनने से पहले कहीं ना कहीं प्रदेश का सबसे छोटा जिला हुआ करता था दतिया, लेकिन जब से निवाड़ी जिला बना है तब से प्रदेश का सबसे छोटा जिला हो गया है निवाड़ी। और निवाड़ी न केवल जनसंख्या, क्षेत्रफल और प्रति व्यक्ति जो 1 किलोमीटर में रहते हैं सब में कहीं ना कहीं सबसे छोटा जिला देखने को मिलता है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो 1 किलोमीटर में जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, वो कहीं ना कहीं 46 हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा क्षेत्र जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है इसकी, और इसके अलावा कहीं ना कहीं क्षेत्रफल भी काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। और पहले जनसंख्या में कहीं ना कहीं हरदा सबसे छोटा जिला हुआ करता था, लेकिन अब निवाड़ी बनने के बाद सारी की सारी चीज़ें इसी के खाते में आ गई हैं और टीकमगढ़ को काट करके ये निवाड़ी जिला बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का जो एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो राजपीपला पहाड़ी पर, महादेव पहाड़ी पर, मैकल पहाड़ी पर या गाविलगढ़ की पहाड़ी पर। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पहाड़ी है महादेव की पहाड़ी स्थित है और सतपुड़ा के क्षेत्र में ये पड़ती है। और ये महादेव पहाड़ी किस जिले में पड़ती है, ये होशंगाबाद जिले में पड़ती है और पचमढ़ी भी कहीं ना कहीं होशंगाबाद जिले में ही पड़ता है। तो महादेव पहाड़ी पर कहीं ना कहीं पचमढ़ी पे, और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलती है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। और राजपीपला पहाड़ी कहीं ना कहीं झारखंड में पाई जाती हैं और ये कहीं ना कहीं कोयले के बहुत बड़े बड़े भंडार हमें देखने को मिलते हैं। जबकि मैकल श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित है, जबकि गोविलगढ़ श्रेणी है जो भोपाल के पास में हमें देखने को मिलती है। चंबल घाटी क्षेत्र किस भौतिक क्षेत्र का भाग है, तो चंबल घाटी बघेलखंड के पठार में आता है, बुंदेलखंड के पठार में आता है, मध्य भारत के पठार में आता है या विंध्य प्रदेश में आता है। तो कौन से क्षेत्र में आता है ये,
तो चंबल घाटी का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है मध्य भारत के पठार में आता है, और मध्य भारत का पठार काफ़ी क्षेत्रों में विस्तृत है। इनमें नीमच, मंदसौर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और अशोकनगर वगैरह ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं किसमें, मध्य भारत के पठार में देखने को मिलते हैं। जबकि विंध्य प्रदेश में क्या देखने को मिलता है, रीवा, पन्ना, सतना वगैरह ये क्षेत्र हमें विंध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। जबकि बघेलखंड के पठार में अनूपपुर वगैरह क्षेत्र हैं। जबकि बुंदेलखंड में सागर, दतिया और झांसी वगैरह पूरा का पूरा क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला है जो चंबल संभाग में नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जो सारे के सारे संभाग हैं और उनके जिले का एक आइडिया होना चाहिए। तो मुरैना जिला है, भिंड जिला है, श्योपुर जिला, दतिया जिला है। तो कौन सा संभाग चंबल संभाग में नहीं आता, कौन सा जिला है, तो ये जिला हमें देखने को मिलता है दतिया जिला। अब दतिया जिला किस संभाग में आता है, दतिया जिला ग्वालियर संभाग में ग्वालियर संभाग में आता है। तो दतिया ग्वालियर संभाग का कहीं ना कहीं एक जिला देखने को मिलता है। जबकि भिंड, मुरैना और श्योपुर ये कहीं ना कहीं चंबल संभाग के जिले हैं। और कहीं ना कहीं सबसे कम जिले भी हमें चंबल संभाग में देखने, इसके अलावा चंबल संभाग सबसे छोटा संभाग भी है। जो प्रदेश में जो दैनिक तापांतर होता है किस माह में अधिक होता है, फरवरी में अधिक होता है, मार्च में अधिक होता है, अप्रैल में अधिक होता है, मई में अधिक होता है। तापांतर क्या होता है कि दिन और रात के जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो किस माह में होता है, तो ये माह है मार्च में। आप लोगों को पता होगा कि 21 मार्च से जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तो रातें थोड़ी सी ठंडी होती हैं, लेकिन दिन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि बादल वगैरह को बनने का ऐसा कोई कार्यक्रम होता नहीं है, बादल बनते नहीं है ज़्यादा। तो इस वजह से सूर्य की जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट लगातार पहुँचती रहती है। इस कारण से जो टेम्परेचर है और रात में और सनलाइट पहुँचती नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमिडिटी की वगैरह भी काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तो रातें ठंडी होती हैं और दिन इस टाइम मार्च में गर्म देखने को मिलते हैं। इसी कारण से जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मध्य भारत का पठार है, विंध्य प्रदेश है, बघेलखंड है या बुंदेलखंड है। तो कौन सा क्षेत्र है ये क्षेत्र हमें देखने को मिलता है विंध्य प्रदेश देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों मानसूनों से वर्षा हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस भाग में वर्षा सर्वाधिक होती है। तो पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में। तो किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये क्षेत्र है हमारा पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है, जिसमें मैकल श्रेणी, विंध्य प्रदेश, बघेलखंड ये क्षेत्र आदि आते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। इसके अलावा मालवा के क्षेत्र में भी काफ़ी वर्षा होती है, लेकिन जो पूर्वी का क्षेत्र है, जो पूर्वी जिसमें कहीं ना कहीं रीवा, पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार वगैरह भी देखने को मिलते हैं, तो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आप इसको नोट कर लीजिए, स्टार लगा दीजिए। इस क्षेत्र जो कृषि जलवायु है आप इसको रट लीजिए। जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उनको कहीं ना कहीं 11 भागों में बांटा गया है। इसको रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को याद रखना है कि प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, क्योंकि हम ज़्यादातर आंसर लगा देते हैं 7 या 9, 11 तक कोई पहुँचता ही नहीं है और आंसर होता है इसका 11, तो याद कर लीजिए। जलवायु के आधार पर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जलवायु के आधार पर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र नर्मदा घाटी का मैदान है, और विंध्य का प्रदेश का मैदान हो गया, मध्य भारत का मैदान हो गया, मालवा के मैदान हो गए। इस प्रकार से जलवायु के आधार पर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। प्रदेश के किस क्षेत्र को में की जो जलवायु होती है वो सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु का मतलब क्या होता है कि ना तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही यहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसकी जलवायु सम होती है, तो ये क्षेत्र हमारा कहीं ना कहीं मालवा का पठार। मालवा के पठार में कहीं ना कहीं जो जलवायु है वो सम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए ये थे आज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।